हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने जो न्यू बैच की क्लास स्टार्ट की हुई है बीए 4 सेमेस्टर इकोनॉमिक्स की, उसमें आज हम आपका चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ना है मुद्रा का वर्गीकरण या मुद्रा का प्रकार यानी काइंड्स ऑफ मनी। इसके पहले चैप्टर नंबर 1 को हमने 2 वीडियो में कवर कराया है, जिसमें आपको मुद्रा का अर्थ और मुद्रा के कार्य पढ़ने थे, तो वो सब हमने डिटेल में इसके पहले वाली वीडियो में देख लिया है। आज का टॉपिक है मुद्रा के प्रकार या मुद्रा का वर्गीकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं कि मुद्रा कितने प्रकार का है। देखिए, मुद्रा जो है ये 3 प्रकार का होता है। मुद्रा का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला है प्रकृति के आधार पर, दूसरा है वैधानिकता के आधार पर और तीसरा है मुद्रा पदार्थ के आधार पर। अब जो पहला प्रकार है प्रकृति के आधार पर, इसमें भी 2 प्रकार की मुद्रा होती है। पहला है लेखे की मुद्रा, दूसरा है वास्तविक मुद्रा। वैधानिकता के आधार पर भी मुद्रा 2 प्रकार की होती है। पहला है वैध मुद्रा, दूसरा है ऐच्छिक मुद्रा। जो वैध मुद्रा है ये भी 2 प्रकार की होती है। आप डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा। वैध मुद्रा भी 2 प्रकार की होती है, सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा और असीमित विधि ग्राह्य मुद्रा। मुद्रा का तीसरा प्रकार है मुद्रा पदार्थ के आधार पर। ये भी 2 प्रकार की होती है, एक धातु मुद्रा और दूसरा पत्र मुद्रा। अब इसमें जो धातु मुद्रा होती है ये भी 2 प्रकार की होती है। पहला है प्रामाणिक सिक्के मुद्रा और दूसरा है सांकेतिक सिक्के। तो अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको मुद्रा के प्रकार याद रखना बहुत आसान होगा। अब यहाँ पे जितने प्रकार की मुद्राएं आपने देखी है, चलिए अब उन सबको डिटेल में जानते हैं, क्योंकि आपको डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पूछेगा और आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना होगा आंसर में। तो जिस तरीके से आपने डायग्राम में अलग अलग देखा है, तो हम एक सीक्वेंस में सबको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मुद्रा का पहला प्रकार प्रकृति के आधार पर, अकॉर्डिंग टू नेचर। देखो, एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था J.M. केन्स। उन्होंने प्रकृति के आधार पर मुद्रा को 2 भागों में वर्गीकृत किया है, 2 भागों में बांटा है। पहला प्रकार है वास्तविक मुद्रा, दूसरा प्रकार है लेखे की मुद्रा। लेखे की मुद्रा को हिसाब की मुद्रा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम वास्तविक मुद्रा को समझते हैं। वास्तविक मुद्रा, इसको एक्चुअल मनी भी कहते हैं। वास्तविक मुद्रा वो मुद्रा होती है जो किसी देश में प्रचलन में होती है, यानी किसी भी देश में जो मुद्रा चल रही होती है, चलन में होती है, उसी मुद्रा को वास्तविक मुद्रा कहते हैं। जैसे हमारे भारत में रुपया चल रहा है तो वो हमारे भारत की वास्तविक मुद्रा है जो चलन में है, एक्चुअल मनी है। अब दूसरी मुद्रा है लेखे की मुद्रा, जिसको हिसाब की मुद्रा भी कहते हैं, यानी मनी ऑफ अकाउंट। देखो, लेखे की मुद्रा वो मुद्रा होती है जिसमें सभी प्रकार के लेखे रखे जाते हैं, यानी जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो जिस मुद्रा में हम रखते हैं वो हमारी लेखे की मुद्रा कहलाती है। इसमें हम रीढ़ एवं कीमत का हिसाब रखते हैं। उसके अलावा जो क्रय शक्ति होती है उसको भी हम लेखे की मुद्रा में ही व्यक्त करते हैं। सामान्यतः जो ऐसी मुद्रा होती है उसको अस्थाई मुद्रा भी कहते हैं, इसका नाम अस्थाई भी होता है। भारत में ऐसी मुद्रा रुपया है जिसमें हिसाब किताब रखा जाता है। तो भारत की जो हिसाब मुद्रा है वो रुपया है। और उसके अलावा आप देखिए, जो वास्तविक मुद्रा होती है और जो लेखे की मुद्रा होती है वो देश में वही होती है, लेकिन सम टाइम ज़रूरी नहीं है कि जो किसी भी देश की वास्तविक मुद्रा है वो उसके लेखे की मुद्रा भी हो। संकटकालीन के समय लेखे की मुद्रा को बदला भी जाता है, ये बात याद रखिएगा। मुद्रा के प्रकार में जो दूसरा प्रकार है वो है वैधानिकता के आधार पर, अकॉर्डिंग टू लीगलिटी। तो वैधानिकता के आधार पर भी मुद्रा को 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है, यानी 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है विधि ग्राह्य मुद्रा यानी लीगल टेंडर मनी, विधि ग्राह्य मुद्रा यानी वैध मुद्रा। दूसरा है ऐच्छिक मुद्रा यानी ऑप्शनल मनी। तो चलिए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम पहले विधि ग्राह्य मुद्रा को देखेंगे, इसके बाद ऐच्छिक मुद्रा को समझेंगे। देखो, विधि ग्राह्य मुद्रा वो मुद्रा होती है जिसे सरकार से विनिमय तथा भुगतान के माध्यम के रूप में वैधानिकता या मान्यता प्राप्त होती है और कोई भी व्यक्ति इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को इस मुद्रा को स्वीकार करना ही पड़ता है, भुगतान के रूप में या किसी विनिमय के रूप में। अगर इसे कोई अस्वीकार करना चाहता है तो उसे अपराध माना जाएगा। इस प्रकार राज्य की सीमा में इसे अस्वीकार करना कानूनी एवं दंडनीय अपराध माना जाता है। और हमारे देश में रुपया का सिक्का, करेंसी नोट तथा अन्य प्रकार के जितने भी सिक्के हुए वो विधि ग्राह्य मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो हमारे देश में रुपया चल रहा है, अगर आप किसी को 500 रुपये का नोट दे रहे हैं, कुछ खरीद कर उसकी कीमत 500 है, आप 500 रुपये का नोट दे रहे हैं, तो दुकानदार ये नहीं कह सकता कि मैं इसको नहीं लूँगा, ये पैसा नहीं है। जबकि क्या वो रुपया है तो उसे लेना पड़ेगा, वो मुद्रा है, वो भारत की मुद्रा है, भारत की सरकार ने उसे मान्यता दी है,
वो वैधानिक मान्यता उसको प्राप्त है, तो कोई भी व्यक्ति रुपया लेने से मना नहीं कर सकता। तो ऐसी मुद्रा को विधिग्राह्य मुद्रा कहा जाता है। परंतु विधिग्राह्य मुद्रा में शाक पत्र शामिल नहीं होते हैं। और मुद्रा की जब भी बात की जाए तो ये बात याद रखिएगा कि मुद्रा में सिक्के भी आते हैं और नोट भी आता है। अब देखो, विधिग्राह्य मुद्रा को भी दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। हम वैधानिकता के आधार पर देख रहे हैं, जिसमें मुद्रा दो तरह की है, एक विधिग्राह्य मुद्रा, दूसरा ऐच्छिक मुद्रा। तो विधिग्राह्य मुद्रा जो है ये भी दो तरह की होती है। एक होती है सीमित विधिग्राह्य मुद्रा, दूसरा है असीमित विधिग्राह्य मुद्रा। हम विधिग्राह्य मुद्रा के दोनों प्रकारों को भी डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपका कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले हम सीमित विधिग्राह्य मुद्रा को देखेंगे। यह वह मुद्रा होती है जिसको एक निश्चित सीमा तक ही स्वीकार करने के लिए किसी व्यक्ति को बाधित किया जा सकता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि भारत में 5 पैसे से लेकर के 25 पैसे तक के सिक्के केवल 25 रुपए तक ही विधिग्राह्य हैं, अथवा 25 रुपए से अधिक के सिक्के लेने से मना कर सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति मना कर सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि अगर आप दुकानदार के पास जाते हैं, आपने कोई चीज खरीदी है, मान लीजिए आपने 10,000 की शॉपिंग की है, आप 100 रुपए के नोट 10,000 दे रहे हो, तो दुकानदार उसको लेने से मना नहीं कर सकता। वो उसको लेगा, क्योंकि वो क्या है, 100 रुपए का नोट जो है उसको मान्यता प्राप्त है और वो 100 रुपए का नोट एक्सेप्ट भी करेगा भुगतान के रूप में। लेकिन अगर आप 10,000 सिक्के 1-1 रुपए का लेकर चले जाते हो तो वो मना कर सकता है। तो जो विधिग्राह्य मुद्रा होती है इसमें यही बात है। देखिए, जो सिक्के होते हैं उसको बहुत बड़े बड़े लेन देन में नहीं एक्सेप्ट किए जाते। जैसे छोटे छोटे जो लेन देन होते हैं उसमें तो लोग सिक्के को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अगर आप किसी को 1 लाख रुपया देना है, वो सिर्फ 1-1 रुपए का सिक्का आप दोगे तो कोई व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो आपसे क्या कहेगा कि 1 लाख रुपए मुझे नोट की फॉर्म में दो, जैसे 500 रुपए का नोट दो, 200 का दो, 100 का नोट दो, इस रूप में मुझे दो, सिक्के के रूप में मुझे पैसे नहीं चाहिए। अब दूसरा है असीमित विधिग्राह्य मुद्रा। यह वह मुद्रा होती है जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी सीमा तक भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, मतलब उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। उदाहरण के रूप में भारत में 50 पैसे से लेकर के 500 रुपए तक के नोट असीमित विधिग्राह्य मुद्रा है। तो आई होप कि आप विधिग्राह्य मुद्रा और उसके दोनों प्रकारों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, वैधानिकता के आधार पर जो दूसरा मुद्रा का प्रकार है वो है ऐच्छिक मुद्रा, जिसको ऑप्शनल मनी भी कहा जाता है। तो ऐच्छिक मुद्रा क्या होती है? ये इस प्रकार की मुद्रा होती है जिसको स्वीकार करना या न करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। अब जैसे किसी व्यक्ति की इच्छा होगी तो वह ऐच्छिक मुद्रा को एक्सेप्ट करेगा, लेगा, वरना अस्वीकार कर देगा, कहेगा कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कैश चाहिए। अब जैसे कि देखो, चेक हो गया, बिल हो गया, हुंडी है, विनिमय विपत्र है, ये सब क्या है, ये ऐच्छिक मुद्रा है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ कि अगर मैं किसी को पेमेंट दे रही हूँ, मैंने उसे 10,000 रुपए का चेक दे दिया, अब वो मुझसे बोले कि मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे कैश दो, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा, क्योंकि ऐच्छिक मुद्रा है, चेक है, बिल है, हुंडी है, विनिमय पत्र है। अगर कोई इंसान कह दे कि नहीं, मुझे पेमेंट चेक, बिल, हुंडी वगैरह में नहीं चाहिए, मुझे कैश में चाहिए, तो वो इसको ठुकरा भी सकता है। जैसे मान लीजिए आप किसी शोरूम में जाते हैं शॉपिंग करने, आपने शॉपिंग कर ली 10,000 या 15,000 जितने की भी। अब आपने एक चेक बनाया 10,000 रुपए का और आपने कहा ये लो हमारी पेमेंट, हमने जो शॉपिंग की हम जा रहे हैं। तो दुकानदार वो चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कह सकता है कि मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे 10,000 रुपया कैश देकर जाओ। क्योंकि देखो, जो चेक होता है, बिल होता है ना, ये वहां पर एक्सेप्ट किया जाता है। मान लीजिए जिससे डेली ट्रांजैक्शन वगैरह हो रहा है, तो वहां लोग चेक वगैरह एक्सेप्ट करने में नहीं हिचकिचाते। लेकिन अब आप गए शोरूम में शॉपिंग की, अब चेक देकर आ रहे हो, दुकानदार को क्या पता है कि आपके बैंक में पैसा है कि नहीं, अगर चेक बाउंस हो गया तो क्या होगा। तो इस कारण हर कोई चेक है, बिल है, हुंडी है, इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो इस तरह की मुद्रा ऐच्छिक मुद्रा होती है तो मुद्रा ही, इसके बदले पैसे ही मिलेंगे, लेकिन क्या है, ये इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपना, मतलब उसकी इच्छा है तो एक्सेप्ट करे, वरना कहे मुझे कैश दो। तो उम्मीद करती हूँ आप ऐच्छिक मुद्रा को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, मुद्रा का जो तीसरा प्रकार है, मुद्रा पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण। मुद्रा पदार्थ के आधार पर 2 प्रकार की मुद्रा होती है, धातु मुद्रा या जिसको सिक्के भी कहते हैं हम, दूसरा है पत्र मुद्रा, यानी जो नोट होता है ना, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का, 200 का, 500 का नोट। और आपने सिक्का भी देखा, 1 रुपए का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का। तो ये एक धातु मुद्रा है जो सिक्के के रूप में है, एक पत्र मुद्रा है जो नोट के रूप में है। तो ये मुद्रा पदार्थ के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। अब सबसे पहले हम धातु मुद्रा को समझते हैं। अब देखो, धातु मुद्रा को समझना बहुत ही आसान है।
जो किसी धातु से बनी हो, जैसे सोना, चांदी, निकील, तांबा, किसी भी धातु से बनी हुई मुद्रा को धातु मुद्रा कहते हैं। और जब भी कोई मुद्रा धातु से बनी होती है तो जाहिर सी बात है कि उसको हम आम बोलचाल की भाषा में सिक्का यानी कॉइन कहकर पुकारते हैं। धातु मुद्रा भी दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार है प्रामाणिक सिक्का और दूसरा प्रकार है सांकेतिक सिक्का। तो अब समझते हैं इसको कि प्रामाणिक सिक्का क्या होता है और सांकेतिक सिक्का क्या होता है। देखो, प्रामाणिक सिक्का, इसे प्रधान मुद्रा भी कहते हैं। यह सिक्के प्राय चांदी या सोने के बनाए जाते हैं जो कानून द्वारा निश्चित वजन तथा शुद्धता के होते हैं। मतलब कि इस सिक्के पर अंकित मूल्य यथार्थ मूल्य के बराबर होता है। अंकित मूल्य का मतलब यह है कि अगर 10 रुपए का सिक्का है और वो सोने से बनाया गया है तो उसको बनाने की कीमत भी 10 रुपए आई होगी, यानी उसका यथार्थ मूल्य भी 10 रुपया होगा और उसका अंकित मूल्य भी क्या होगा, 10 रुपया होगा। और फिलहाल जो प्रामाणिक सिक्के हैं ये चलन में नहीं है। मतलब कि 10 रुपये का सिक्का, आप अगर 10 रुपये का सिक्का लेकर गए, प्रामाणिक सिक्का है, आप इसको लेकर गए, कोई चीज़ खरीदते हैं आप 10 रुपये की, तो आप 10 रुपया देते हैं दुकानदार को, तो उसका अंकित मूल्य भी 10 रुपया है और उसको बनाने में जो लागत आई है वो भी 10 रुपया है। तो इस तरीके के सिक्के को प्रामाणिक सिक्का कहते हैं। आप देखिए, धातु मुद्रा का जो दूसरा प्रकार है वो है सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन कॉइन। इन सिक्कों का अंकित मूल्य उनके यथार्थ मूल्य से अधिक होता है। जैसे कि मान लीजिए 10 रुपये का सिक्का है तो 10 रुपये के सिक्के का अंकित मूल्य क्या है, 10। क्योंकि आप अगर कोई भी चीज़ खरीदोगे 10 रुपये की अगर है, मान लीजिए आप 5 रुपये वाला चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपया हुआ, तो आप एक 10 का सिक्का दे दोगे तो वो उसका अंकित मूल्य है। तो जो सांकेतिक मुद्रा होती है, जो सांकेतिक मुद्रा सिक्के होते हैं, उनका अंकित मूल्य उनके यथार्थ मूल्य से अधिक होता है। यथार्थ मूल्य क्या मतलब, 10 रुपये का सिक्का है, आप कोई चीज़ खरीदोगे 10 रुपये की तो वो सिक्का देकर खरीदोगे, लेकिन उस सिक्के को बनाने में जो धातु प्रयोग की गई है उसकी कीमत कितनी है, केवल 2 रुपया है। तो जो सांकेतिक मुद्रा होती है इसका मतलब ये है कि उस सिक्के को बनाने में लागत कम आई है लेकिन उसका अंकित मूल्य ज़्यादा है, यानी 10 रुपये का सिक्का है, उसको बनाने में कीमत 2 रुपया आई है। तो अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों है, तो देखो, अब 8 रुपया जो है तो RBI के पास उसका लिए 8 रुपया के लिए सोना रखा जाएगा, तभी जाकर उसका मूल्य 10 रुपया रखा गया। कोई भी हो ऐसा तो उसके पीछे RBI के पास सोना चांदी रखा जाता है उसके रिजर्व के रूप में, ये बात याद रखिएगा। तो उसको बनाने में 2 रुपया लागत आई लेकिन 8 रुपया उसका मूल्य अब RBI के पास है, इसलिए उसका अंकित मूल्य 10 रुपया है। देश की प्रधान मुद्रा न होकर केवल सहायक मुद्रा होती है। जो सांकेतिक मुद्रा होती है वो देश की सहायक मुद्रा होती है। इन सिक्कों की ढलाई स्वतंत्र नहीं होती, अर्थात जनता को यह अधिकार नहीं होता है कि वह स्वयं सिक्के को ढलवा सके, बल्कि सिक्के को ढलवाने का अधिकार केवल और केवल देश की सरकार तक ही सीमित होता है। मुद्रा पदार्थ के आधार पर हमने सिक्के के 2 प्रकार देखे, जैसे कि धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। धातु मुद्रा को आपने समझ लिया और अब देखते हैं पत्र मुद्रा यानी पेपर मनी। देखो, पत्र मुद्रा का प्रयोग सबसे पहले चीन में 9वीं शताब्दी में किया गया था और भारत में पत्र मुद्रा का निर्गमन सर्वप्रथम 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल में किया गया था। पत्र मुद्रा का आशय सरकार या केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्मित कागजी नोटों से होता है, यानी 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 का, ये जो नोट होता है इसी को कागजी नोट या कागजी मुद्रा या पत्र मुद्रा कहते हैं। इन नोटों पर अंकित मूल्य के भुगतान का वचन सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा दिया जाता है। आप देखते हैं नोट पर लिखा होता है। पत्र मुद्रा जो होती है इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। पत्र मुद्रा समझना आपके लिए बहुत आसान है। आप देखते हैं, आप डेली लाइफ में नोट देखते हैं 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 10 का, 20 का, और आप सिक्के भी देखते हैं 1 रुपए के, 5 रुपए के, 2 रुपए के, 10 रुपए के। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना मुश्किल नहीं है। तो पत्र मुद्रा भी 2 तरह का है, आइए देखते हैं कौन कौन सा है। पत्र मुद्रा में भी मुद्रा 2 प्रकार की है। पहला प्रकार है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा और दूसरा प्रकार है प्रादिष्ट मुद्रा। तो अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हम प्रतिनिधि पत्र मुद्रा यानी रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी को समझेंगे। देखो, जब निर्गमित पत्र मुद्रा के बदले इसके मूल्य के बराबर सोना व चांदी प्रारक्षित निधि यानी रिजर्व फंड के रूप में RBI के पास रखा जाता है, तब इस मुद्रा को प्रतिनिधि मुद्रा कहा जाता है, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहा जाता है। देखो, ये बात आपको पता है कि हमारे भारत में नोटों के निर्गमन का अधिकार RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्राप्त है। नोट की छपाई कौन करता है? RBI करता है। तो जब नोट निर्गमित किया जाता है RBI के द्वारा, तो उस नोट के बदले में RBI के पास उस नोट के मूल्य के बराबर सोना व चांदी
प्रारक्षित निधि यानी उसके आरक्षित के लिए रखा जाता है। अगर 500 रुपये का नोट आरबीआई छापता है, निर्गमित करता है, तो उसको बाजार में तभी निर्गमित करेगा जब 500 रुपये के मूल्य के बराबर वो अपने पास सोना या चांदी न रख ले। जब तक वो नहीं रखेगा, उसको क्या निर्गमित नहीं करेगा, तभी उस मुद्रा की कीमत होती है। जितने रुपए का भी नोट आरबीआई छापता है, उसको निर्गमन करने से पहले मार्केट में उसके मूल्य के बराबर सोना व चांदी अपने पास रखता है रिजर्व फंड के रूप में। तो इस प्रकार की मुद्रा को प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहते हैं। अब देखो, जब तक आरबीआई 500 रुपये का नोट हो या कितना भी नोट हो, 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 200 का, 500 का, कोई भी नोट हो, अगर उसको छापा जा रहा है, निर्गमित किया जा रहा है, तो अगर उसके पीछे सोना चांदी न रखा जाए उसके मूल्य के बराबर, तो उस मूल्य की कोई कीमत नहीं है, वो एक कागज मात्र है। लेकिन जब उसके पीछे आरबीआई सोना व चांदी प्रारक्षित निधि के रूप में रख लेता है, तो फिर उसकी कीमत हो जाती है और वो मुद्रा मार्केट में निर्गमित कर दी जाती है आरबीआई के द्वारा। तो आई होप आप प्रतिनिधि पत्र मुद्रा बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा भी 2 प्रकार की होती है। पहली है परिवर्तनीय पत्र मुद्रा, या जिसको परिवर्तनशील पत्र मुद्रा भी कहते हैं। देखो, जब किसी देश में पत्र मुद्रा यानी जो नोट होता है, इस प्रकार की जारी की जाती है कि उसको जनता किसी भी समय स्वर्ण अथवा रजत में परिवर्तित कर सकती है। तो इस प्रकार की पत्र मुद्रा को परिवर्तनशील प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहते हैं। आपके पास 50 रुपया है, आपको समोसा खाने का मन किया, 50 रुपया लेकर गए, 50 रुपया देकर समोसा लिया, 3-4 समोसा लिया और बैठकर खाने लगे। तो आपने अपने रुपए को परिवर्तन कर लिया समोसे के रूप में। आपको कपड़ा खरीदने का मन किया, आप गए, पैसा लेकर कपड़े खरीद लाए। आप रुपया देकर ही तो खरीदते हो, तो आप परिवर्तन कर लेते हो। आप मुद्रा दे करके अपनी मनपसंद चीज़ों को खाते हो, खरीदते हो, पहनते हो, घूमते फिरते हो। तो इस प्रकार की मुद्रा परिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहलाती है। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा में जो दूसरा प्रकार है मुद्रा का, वो है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। देखो, जो अपरिवर्तनशील है, इसी से आप समझ रहे हैं कि ये क्या है, परिवर्तन नहीं हो सकती। तो इस प्रकार की मुद्रा को सरकार स्वर्ण अथवा रजत में परिवर्तित करने की कोई गारंटी नहीं देती। जैसे कि अगर आपके पास मान लो LIC का सर्टिफिकेट है या शेयर मार्केट का सर्टिफिकेट है, मतलब इसको क्या है, ये तो आपके पास है, आपको पता है कि ये बदल करके पैसा मिलेगा, लेकिन आपको जब दिल चाहा किसी को भी दे करके आप क्या है, पैसा में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। ये तो है कि जीवन के साथ, जीवन के बाद भी आपको LIC से पैसा मिलेगा, लेकिन कौन देगा? LIC देगा। तो ये क्या है, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा होती है। इसमें तो आपको गारंटी है ना कि आपको पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन आप जब चाहे नहीं बदल सकते। लेकिन परिवर्तनशील पत्र मुद्रा में आप मुद्रा को लेकर गए, जब चाहा बदल कर कुछ भी खरीद लिया। लेकिन अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा में ऐसा नहीं होता। आप देखो, पत्र मुद्रा में जो दूसरा प्रकार है वो है प्रादिष्ट मुद्रा। तो पत्र मुद्रा में आपने पहला प्रकार प्रतिनिधि पत्र मुद्रा देखा, अब प्रादिष्ट मुद्रा को देखते हैं। देखो, प्रादिष्ट मुद्रा कौन सी मुद्रा होती है? सरकार द्वारा जारी की जाने वाली मुद्रा को फिएट मनी कहते हैं। यह मुद्रा सोने या चांदी जैसी किसी भौतिक वस्तु से नहीं जुड़ी होती। और जो फिएट मनी यानी प्रादिष्ट मुद्रा को इंग्लिश में फिएट मनी कहते हैं। तो फिएट मनी या प्रादिष्ट मुद्रा का मूल्य सरकार की साख और जनता के विश्वास पर निर्भर करता है। फिएट मनी को सरकारी आदेश के जरिए ही इस्तेमाल किया जाता है। फिएट मनी के अत्यधिक जारी होने से मुद्रास्फीति भी हो सकती है। तो आई होप कि आप प्रादिष्ट मुद्रा को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में हमने मुद्रा के सभी प्रकार को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ में भी आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका चैप्टर नंबर 2 भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपका चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और इसी तरीके से आपको अपने हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती रहेंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।